नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो अब पर। आज के अपनी क्लास में हम पढ़ेंगे कि टिश्यूज़ क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सेल के बारे में, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं। अब हम उससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सेल यानी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे क्लास का टॉपिक क्या है? टिश्यू या ऊतक। देखिए, ढेर सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ये किसका निर्माण करती हैं? ऊतक का। किसका? ऊतक का। तो हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। ठीक, मतलब कि सेल से बनके किसका निर्माण होता है? ऊतक का। ठीक, अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम से समझाता हूँ, एक चार्ट से, तो आपको थोड़ा ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, हम अपने इस चार्ट में सबसे नीचे रखेंगे सेल को। किसको? सेल को। सेल के ऊपर क्या आएगा? टिश्यू। क्या आएगा? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के ऊपर ऑर्गन, और ऑर्गन के ऊपर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अगर हम हिंदी में इसको ध्यान दें तो हिंदी में आप ऐसा समझिए कि सेल का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है? कोशिका। सेल का मतलब कोशिका, टिश्यू का मतलब ऊतक। सेल मतलब कोशिका, टिश्यू मतलब ऊतक, ऑर्गन मतलब अंग, और ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्तर पर हमारे शरीर का निर्माण या जीवों के शरीर का निर्माण होता है। तो किसी में सेल के लेवल पे होगा, किसी में ऊतक के लेवल पे, किसी में अंग के स्तर पर, और किसी में अंग तंत्र के स्तर पर। तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? सेल के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? ऊतक के बारे में या टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो टिश्यू का जो परिभाषा होता है ये होता है कि एक जैसे ढेर सारी कोशिकाएं होंगी जो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए साथ आई होंगी। मान लो पहले एक कोशिका थी, वो अपने आप में पानी नहीं रिझा पा रही थी पौधों के अंदर, मगर जब ढेर सारी कोशिकाएं मिल जाएंगी और वो सिर्फ एक ही काम को ले कर रही हैं कि पानी लेते आ जा रही हैं पौधों के अंदर, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ऊतक। तो ऐसा टिश्यू किसी भी सेल्स का ऐसा ग्रुप होता है जिनका काम लगभग एक जैसा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ऊतक प्लांट्स के अंदर है, किसके अंदर है? प्लांट्स के। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो ऊतक है वो कैसा होगा? वो पूरी जिंदगी ग्रो करता होगा। ठीक है, वो हमेशा ग्रो करेगा। इसलिए आप देखते हैं कि प्लांट्स जब तक जिंदा रहते हैं उनकी ऊंचाई या उनका ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, लेकिन जो एनिमल होते हैं, या जिनको हम कहते हैं जंतु कह सकते हैं या जानवर कह सकते हैं, उनमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, वो एक समय तक ग्रो करते हैं, उसके बाद उनकी जो भी आयु होती है, आयु बढ़ती है, उनकी ग्रोथ उतनी नहीं होती। ठीक, तो हम वही कह रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो होता है इमोबाइल होते हैं, मतलब वो स्थिर होते हैं, और उनमें डेड सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। लेकिन एनिमल्स मोबाइल होते हैं, तो इनके अंदर कैसा होता है? एनर्जी इंटेंसिव एक्टिविटीज के लिए लिविंग टिश्यूज होते हैं। तो आप ऐसा समझिएगा कि प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज हैं वो डेड वाली भी आपको मिलेंगी ज़्यादातर, मगर एनिमल्स में ज़्यादातर कैसे टिश्यूज मिलेंगी? जो लिविंग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्लांट्स को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको सीधे बहुत ऊंचाई तक ग्रोथ करनी होती, इस वजह से। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा? टिश्यू क्या होता है और टिश्यू के टाइप्स कौन से हैं। टिश्यू के टाइप्स, तो टाइप्स में क्या क्या आ गए? एक तरफ हो गया प्लांट टिश्यू, क्या हो गया? प्लांट टिश्यू, और दूसरी तरफ एनिमल टिश्यू। माफ कीजिएगा, ये पेन आज सही नहीं चल रहा है मेरा। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? एनिमल टिश्यू। ठीक है,
हिंदी में हम इनको क्या कर सकते हैं, एक हो गया पादप, पादप उतक, और दूसरा क्या हो गया, जंतु उतक। ठीक है, तो अभी हमारा क्या टॉपिक है, पादप उतक। ठीक है, तो जो भी उतक पौधों के अंदर मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं पादप उतक। पादप उतक ये दो प्रकार के होते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरे को क्या बोलते हैं, परमानेंट। क्या बोलते हैं, परमानेंट। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट ये दो प्रकार के उतक होते हैं हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए, कुछ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, देखियो। तो टिश्यूज कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, तो पादप उतक कितने प्रकार के हो गए, मुख्य तौर पे दो प्रकार के। एक को हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक उतक, और दूसरा किस तरह का होता है, परमानेंट। तो उतक कितने प्रकार के हो गए पादप में, दो प्रकार के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। जो मेरिस्टेमेटिक शो होता है वो विभाजन इसका बहुत तेजी से होता रहता है, तो इसके लिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, विभाजीय ऊतक। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, विभाजीय ऊतक। और परमानेंट को क्या बोलेंगे, स्थायी ऊतक। ठीक है, तो जो पादप ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट। अब इसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा, तो अभी हमने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, ये हमेशा बढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो कि ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिका है, तो ये लगातार ऐसे बढ़ते रहेगी और इससे ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण होता रहेगा लगातार, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक। मगर परमानेंट में ये बढ़ना बंद हो जाते हैं। तो जैसे ये दो चार कोशिकाएं मिलके एक ऊतक का निर्माण कर ली, तो फिर ये इतनी ही रहेंगी कि खुद अपने आप में नहीं बढ़ती हैं, बल्कि क्या होता है कि मेरिस्टेमेटिक वाली ऊतक ही बट के परमानेंट का निर्माण करती है। ठीक, और डिटेल में समझते हैं इसको। देखिए, ऐसा समझिए कि ये एक प्लांट है। ठीक है, अब बोलोगे प्लांट जैसा नहीं लग रहा है, मान लो कि प्लांट के हिस्से हैं। तो प्लांट का सबसे ऊपर जो हिस्सा होता है वो उसका ग्रोइंग पार्ट होता है, मतलब वहाँ पे सबसे तेजी से ग्रोथ हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद कहीं से प्लांट की ब्रांचेस निकलती हैं, और साथ में प्लांट नीचे की तरफ थोड़ा चौड़ा होता रहता है, या उसकी ग्रोथ साइड में होती रहती है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन हिस्से मिल गए प्लांट्स के। ये पहला, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा पार्ट मान लेते हैं, और यहाँ पे तीसरा पार्ट। ठीक है, तो ये जो पहला पार्ट है जो प्लांट के सिर्फ टिप पे मिल रहा है, मतलब सिर्फ किनारे पे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम यहाँ पहला वन बोला। ये भी, ये मेरिस्टेमेटिक के ही भाग हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। और दूसरा, जो भी कभी ये जैसे एक जोड़ यहाँ पे है, मान लो दूसरा जोड़ यहाँ पे है, इनके इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच में जो मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, और जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ा रहा होगा उसे हम क्या बोल सकते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम कितने प्रकार के हो गए कुल, या विभाजीय ऊतक कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के। एक एपिकल है जो शीर्ष में मिल रहा है, दूसरा इंटरकैलरी है मतलब जो दो नोट के बीच में मिल रहा है, और तीसरा क्या है, लैटरल मेरिस्टेम जो प्लांट की
चौड़ाई बढ़ा रहा है। ठीक है, तो आइए अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं वापस। देखिए यहाँ पे स्लाइड में क्या बोल रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होते हैं वो सक्रिय रूप से विभाजन उनका हो सकता है। क्या हो सकता है? सक्रिय रूप से। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सक्रिय रूप से विभाजन की जरूरत पड़ती है? जहाँ पे जड़ होती है, जड़ भी अंदर की तरफ ग्रो कर रही होती है, या तना होता है तो तना ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, जब इन स्थायी ऊतकों में विभेदन होता है, विभेदन मतलब कि ढेर सारी कोशिकाएं बन गई। अब उन ढेर सारी कोशिकाओं से आप एक तरह का उनको जब अलग अलग काम बता दे रहे हो उनका, तो उससे बनते हैं मेरिस्टेमेटिक ऊतक। इसी को हम बोलते हैं विभेदन, मतलब जब कोशिकाओं का कार्य आपस में बट जाता है। ठीक है, तो देखिए जो भी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार में विभाजन हुए, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ पादप ऊतक है। तो पादप ऊतक में हमने क्या देखा कि मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं एक तरफ और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एक तरफ और दूसरी तरफ परमानेंट, मतलब मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक तरफ और दूसरी तरफ कौन से ऊतक आ जाएंगे? स्थायी ऊतक। ठीक, मैंने मेरिस्टेमेटिक में आपको 3 प्रकार बता दिए, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे हम कि जो परमानेंट टिश्यू होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो आइए देखिए, स्थायी ऊतक, इसके प्रकार दिख रहे हैं हमें। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो स्थायी ऊतक के प्रकार अगर हम देखें तो सबसे पहले आप इनको 2 प्रकार में बांट लीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में पहला क्या होता है? सिंपल, और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं? सामान्य बोल लो। और कॉम्प्लेक्स को क्या बोल सकते हैं? जटिल। इसी सिंपल को हम कहीं कहीं देखेंगे किसी किसी किताबों में सरल लिखा रहता है, तो सरल स्थायी ऊतक या जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, इन सिंपल में भी 3 प्रकार आते हैं। कितने प्रकार आते हैं ऊतक के? 3 प्रकार। ठीक है, सिंपल में भी 3 प्रकार के स्थायी ऊतक आते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इधर की तरफ लिख दे रहा हूं। पहला जो होता है इसमें उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? पैरेनकाइमा। दूसरे को क्या बोलते हैं? कॉलन काइमा। और तीसरे को क्या बोलते हैं? स्क्लेरन काइमा। ये 3 प्रकार के क्या हो गए हमारे पास? सिंपल या सरल स्थायी ऊतक हो गए पौधों के अंदर। ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, अभी हम थोड़ी देर में समझाते हैं। आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो इस बात का होता है कि सिंपल ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं? सिर्फ एक प्रकार की सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक, और इसमें कॉम्प्लेक्स में या जटिल में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर इन ऊतकों का निर्माण होता है। ठीक है, एक से अधिक प्रकार क्या? कोशिकाओं। ठीक है, तो हमने क्या देखा? एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं फिर आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमने ये देखा कि स्थायी ऊतक मतलब परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के, या इससे पहले शुरू करते हैं। ठीक है, मेरिस्टेम सीधे प्लांट टिश्यूज हैं। देखो हमने क्या देखा कि प्लांट टिश्यू 2 प्रकार में बांटे थे हमने, है ना? सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक और दूसरा
परमानेंट। ठीक है, हमने मेरिस्टेमेटिक में फिर जाके कितने पार्ट कर दिए, 3। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक और लैटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, परमानेंट में हमने पहले 2 प्रकार किए, कौन कौन से किए, सिंपल या सरल, फिर कॉम्प्लेक्स या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जटिल। इन दोनों में अंतर क्या था कि जो सरल ऊतक होते हैं या सरल स्थायी ऊतक होते हैं उनमें एक प्रकार की कोशिकाएं होती है, और जो जटिल होती हैं उनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो सरल में भी हमने कितने भाग देख लिए, 3। कितने देखे, 3। ठीक है, पहला क्या था, पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की जब बात आती है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला क्या होता है, जाइलम, और दूसरा क्या होता है, फ्लोएम। तो ये कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। क्यों कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें एक से अधिक तरह की कोशिकाएं मौजूद हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपने कॉपी में बना लीजिएगा इस तरह से, तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है, आप चलते अपने स्लाइड की तरफ जहाँ पे कुछ और भी बातें आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया परमानेंट टिश्यू और स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक या फिर उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी के प्रकार होते हैं सरल और जटिल। ठीक है, अब ये देखिए पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, ये जो ए आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे ए। ये जो पहला डायग्राम है हमारा, इसमें क्या क्या लिखा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस लिखा है, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, अंतर कोशिकीय, अंतर कोशिकीय स्थान इसमें उपस्थित होता है। अंतर कोशिकीय स्थान किस में बोल रहा है, पैरेन्काइमा में। देखो जब कोशिकाएं मान लो इस तरह से हैं, तो जब यहाँ पर कोशिकाएं आपस में आके जुड़ती होंगी, तो ये अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पर कुछ स्थान है जो खाली बचा है ना। तो पैरेन्काइमा के केस में ये स्थान ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है, पैरेन्काइमा के केस में ये स्थान ज़्यादा बड़े होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, अंतरकोश के स्थान या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी प्लांट में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो पैरेन्काइमा का ही होता है पूरे प्लांट में मिला के। ठीक, दूसरा ये जो बी वाला डायग्राम है हमारा, ये किसका है, कॉलेनकाइमा का। तो हमने क्या देख लिया अभी, पैरेन्काइमा देख लिया, उसमें सबसे खास बात क्या है कि उसमें स्पेस ज़्यादा है। ठीक, किसके बीच में, 2 सेल्स के बीच में। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा में ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो दीवारें हैं ना, ये दीवारें इनके देख रहे हैं आप, इन कोशिकाओं की, इनके बीच में आपको स्पेस ज़्यादा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इनकी वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है, किसके कंपैरिजन में, पैरेन्काइमा कंपैरिजन में। ठीक है, इनमें एक बड़ा वैक्यूल होगा, सेल वॉल है, न्यूक्लियस दिखा रहा है। तो हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये इनके अंदर की जो स्पेसेस हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटर सेलुलर स्पेसेस, ये सबसे ज़्यादा किस में होती है, पैरेन्काइमा में, उसके बाद कॉलेनकाइमा में, और उसके बाद आप बोल सकते हैं स्क्लेरेन्काइमा में। ठीक है, अब एक लिए इतना जानिए। अब दूसरी बात ये समझिए कि जब किसी के पास जगह होगी पेट में तभी तो वो खाना खाएगा ना। तो पैरेन्काइमा के पास जगह ज़्यादा है, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ, या पौधे कहाँ पे करते हैं, स्टोरेज में। कहाँ करते हैं, स्टोरेज में, यानी भंडारण में किसका इस्तेमाल होता है, पैरेन्काइमा का। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉलेनकाइमा है उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता, या वो कहाँ पाया जाता है, तो पौधों का जो भी लचीला भाग होता है, कैसा भाग, लचीला, उन लचीले भागों में पौधों के ये कॉलेनकाइमा पाया जाता है। तो लचीले भाग कहाँ मिलते हैं, जैसे मान लो कि ये पत्तियाँ हो गई। ठीक है, तो पत्तियों का ये वाला हिस्सा जो है, जो लचीला है, या जो नया ब्रांच है, नया तना है, उसके जो भी लचीले वाले भाग होते हैं उसमें कॉलेनकाइमा मिलता है। ये पौधों को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, वो उसको फ्लेक्सिबल बनाता है ताकि वो आसानी से मुड़ सके। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखते हैं।
अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो इसके रिगार्डिंग या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं अगला वीडियो बना के उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो अब हम क्या देखते हैं, स्क्लेरेंकाइमा। ठीक, स्क्लेरेंकाइमा में ध्यान से देखिए तो ये दीवारें बहुत ही जटिल हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि इन दीवारों के बीच में कोई जगह नहीं बचा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो पैरेंकाइमा थी, जब इन्हीं की जैसी कोशिकाओं डेड हो जाती हैं तो सबसे पहली बात हम क्या बोलेंगे कि स्क्लेरेंकाइमा कैसा है, डेड है। इसके अंदर कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। दूसरी बात, इनके अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटर सेलुलर स्पेस मतलब अंतर कोशिकीय जो भी स्थान था वो नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उसके दीवारों पर लिग्नीन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लिग्नीन। ठीक है, तो ये तीन बातें आप ध्यान रखेंगे। अब एक चीज़ बता दो मुझे कि ये मिलती कहाँ होंगी। ठीक, एग्जाम्पल, आपने मूंगफली देखा है, तो मूंगफली के जो छिलके होते हैं, ठीक है, मूंगफली के छिलके, या नारियल का, जो आप सूखा नारियल लेते हैं ना, उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, जो उसके बाल बाल लगे हैं, रेशे लगे हैं, और ऊपर का जो पार्ट है उसे हम, वो किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का। तो स्क्लेरेंकाइमा का काम क्या हो जाएगा, उसको स्ट्रेंथ देना या फिर प्लांट को सीधे रहने में मदद करना। तो ये इसका मेन काम क्या होता है, स्ट्रेंथ देना। किसको, प्लांट को। ठीक है, तो यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि पैरेंकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है और स्क्लेरेंकाइमा क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर दो कोशिकाओं के बीच में तो स्थान भले नहीं है, मगर एक कोशिका को जब आप काट के देखेंगे, क्योंकि अंदर तो खाली ही है, तो हमें वहाँ पर क्या दिखेगा, यहाँ पे एक थोड़ी सी जगह मिलेगी जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नैरो ल्यूमेन। क्या बोल देते हैं, नैरो ल्यूमेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही चाह रहे हैं आपको ध्यान रखने के लिए कि लिग्निन से बनी हुई दीवारें होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं और अंतर कोशिकीय स्थान कम होता है। और एग्जाम्पल, जो भी प्लांट का सूखा उखा हिस्सा है ना, जैसे नारियल के ऊपर का हो गया, उसके बाल वाले हिस्से हो गए, या छिलके हो गए मूंगफली के, ये सभी के सभी किसके बने होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा के। ठीक है, अभी एक चीज़ हम और समझते हैं पैरेंकाइमा के बारे में। ठीक, तो आपको ज़्यादा मज़ा आना चाहिए इसमें। देखिए, पैरेंकाइमा बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये सवाल है। ठीक है, पैरेंकाइमा के मॉडिफिकेशंस, क्या, मॉडिफिकेशंस मतलब इनमें क्या क्या बदलाव आते हैं। ठीक है, तो हमें मुख्यतः दो बदलावों की बात करनी है। कितने, दो। देखो, उनमें से पहले बदलाव को हम क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा। और दूसरे को क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। नाम से कुछ लग रहा है, क्लोरिन, क्लोरोफिल, क्लोरिन या क्लोरोफिल याद आ रहा है, इसलिए मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्लोरिन या क्लोरिन किससे बना हुआ नाम लग रहा है, क्लोरोफिल से। ठीक है, और एरिन किससे बना हुआ लग रहा है, एयर से। तो कुछ तो भैया कनेक्शन दोनों का है। ठीक है, देखो, जब पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित हो जाता है तो इसकी वजह से वो क्या करने लगेगा, फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो पैरेन्काइमा के अंदर जब क्लोरोफिल आ गया तो फोटोसिंथेसिस करने लगा। इस तरह की ऊतक को हम या मॉडिफिकेशन को पैरेन्काइमा के बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। ठीक है, ये पैरेन्काइमा का ही प्रकार है, इसको अलग से मत समझ लीजिएगा कि कुछ नए तरह का आ गया। ठीक है, और सब इसका जो दूसरा मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम बोलते हैं एरेनकाइमा, ये एयर और पैरेन्काइमा को जोड़ के बनाया गया। ठीक है, तो जब पैरेन्काइमा के अंदर जो स्पेसिस थी, जो जगह थी, जब वो बड़ी होने लगेगी
उसकी वजह से उसमें क्या भर जाएगा, एयर, तो हम क्या बोलेंगे, एयरेनकाइमा। अब आप सोचो कि पहले कोई गुब्बारा इतना सा था, अब उसको फूल के हम फुला के हमने इतना सा कर दिया, तो ये उड़ने लगेगा ना। मगर अगर हम इसी को पानी में डालेंगे तो ये तैरने लगेगा। तो अगर ये छोटा सा गुब्बारा होता तो पानी में डूब जाता, मगर ये बड़ा सा गुब्बारा है तो पानी पे तैरेगा। ठीक है। तो इसी तैरने के लिए हम फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं या साइंस में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहीं से सवाल बनेंगे आपके। तो एरिनकाइमा में जो बल है उसे हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, उत्प्लावन। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बियोंसी। ठीक है, बियोंसी क्या होता है कि पानी के अंदर या जल के अंदर अगर आप किसी चीज़ को रख दे रहे हैं तो इस पर नीचे से लगने वाला बल जो आमतौर पे 90 डिग्री के कोण पे लगता है, इसे बोलते हैं उत्प्लावन। ये किसी भी चीज़ को तैरने में मदद करता है जल के अंदर। ठीक है, आप कुछ अंदाज़ा लग रहा है कि एयरनकाइमा कहाँ उपस्थित होगा या किस तरह के पौधों में उपस्थित होगा। तो आप ध्यान देंगे एयरनकाइमा उनमें मिलेगा जो जलीय पादप होंगे। कैसे, जलीय मतलब जो भी एक्वेटिक होंगे। कैसे होंगे, एक्वेटिक। तो आपको एक वर्ड यहाँ से मिला, नया वर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जलीय। तो जो भी जलीय पादप हो गए, आप उनको छुएंगे या उनको आप ऐसे मसलेंगे तो आपको लगेगा देखे कि वो स्पंज टाइप के, उनके अंदर कुछ जगह है। तो वो जगह किससे बनी होती है, एरन काइमा से। ठीक है, तो आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। तो हम अपने इस वाले स्लाइड में जहाँ पे हमने पैरन काइमा लिखा था, यहाँ पर दो और जोड़ लेते हैं। एक को क्या बोलते हैं, क्लोरिन काइमा, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एयरन काइमा। ठीक है, आप ये पूरा चार्ट अपनी कॉपी में बना लीजिएगा तो आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जुड़े रहिएगा प्रॉपर तरीके से, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपको कहीं भी कोई भी सवाल आए तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए, हम जब भी पौधों को लेते हैं ना, मान लो ये पौधे का स्टेम है, हम इसको जब काटते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने में आता है। ठीक है, हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं देखने में आती है माइक्रोस्कोप के अंदर। आपको ये मैं पूरा क्यों दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे कुछ खास ध्यान देने वाली बातें हैं। ये देखिए, ये आपको मिल रहे हैं यहाँ पे ढेर सारे पैरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पे फ्लोएम मिले, यहाँ पे जाइलम भी बना हुआ है। ठीक है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप प्लांट को काट के देखेंगे, उसके अंदर आपको जो हमने अभी कोशिकाएं या ऊतक पढ़े, वो सभी ऊतक वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, मगर यहाँ नीचे लिखा है स्टेम और यहाँ ऊपर लिखा है क्यूटिकल। ये सवाल आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो स्टेम में सबसे खास बात होती है कि क्यूटिकल उपस्थित होते हैं जो कि जड़ों में नहीं होते हैं, रूट या जड़ में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, ये क्यूटिकल की लेयर यहाँ पे स्टेम की खास बात होती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉलन है, फिर पैरेन्काइमा है, फिर फ्लोएम है और जाइलम है। इस जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम बोलते हैं वस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वस्कुलर टिश्यू। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, संवहनी ऊतक। संवहनी या संवहनी ऊतक। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो संवहनी ऊतक में क्या क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। संवहनी ऊतक में क्या आएंगे, जाइलम और फ्लोएम। अगर मान लो कभी आप भूल जाओ कि जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है, तो आप ऐसे याद रखो कि जाइलम जल। ठीक है, जाइलम हिंदी में क्या लिखते हैं हम, जाइलम, ये लिखते हैं। तो ज से ये भी शुरू हो रहा है और ज से जल भी शुरू हो रहा है, तो जल से जाइलम, ऐसे याद रख लो। ठीक है, फ्लोएम, फ्लोएम किससे शुरू हो रहा है, फ से, फ्लोएम। ठीक, और अंग्रेजी में खाने को क्या बोलते हैं, फूड। तो फ से
फूड, फ से फ्लोएम। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ज से जाइलम, ज से जल, फ से फ्लोएम, फ से फूड। ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? वस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, ये कार्य के आधार पर इनको हम ऐसे बांट रहे हैं। ठीक, अब ये मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेंट कायमा मैंने आपको बता दिया, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताई उसी का डायग्राम है। तो क्लोरीन कायमा क्या होता है? वो पैरेंट कायमा जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो मैंने आपको वहाँ पे क्लोरोफिल बताया, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, दोनों सेम चीज़ होती है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, अब जिसके अंदर भी क्लोरोफिल होगा वो क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा, मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था? एरेनकाइमा। क्या बताया था? एरेनकाइमा। ठीक है, एरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या होता है कि ये बियोन्सी देता है। बियोन्सी मतलब प्लांट को तैरने में मदद करता है। ठीक है, बियोन्सी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? उत्प्लावन। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे स्पेसेस ढेर सारे यहाँ पे हैं। ठीक है, ये पैरेन्काइमा देखो, इसके अंदर यहाँ पे भी स्पेसेस ढेर सारे हैं। ठीक, मगर इस इमेज में देखो सब हरा हरा दिख रहा है। हरा कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? ये वाली इमेज, ये क्या है? क्लोरीन कायमा की इमेज है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तो बहुत अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, पौधों के अंदर जो भी हम टिश्यू को अगर विभाजन करके पढ़ना चाहें, मोटा मोटा उतना ही जितना मैंने आपको बताया, अगर और अच्छे से विभाजन करके पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं कि पौधों के अंदर जो टिश्यू सिस्टम होता है या ऊतक के तंत्र होते हैं वो तीन भागों में बटे होते हैं। पहला एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड और तीसरा वस्कुलर। ये किस बेसिस पे चल रहा है यहाँ पे काम? कि स्ट्रक्चर और लोकेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर और लोकेशन के आधार पर हम बता रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कोशिकाओं के आधार पर विभाजन करके बता दिया था कि किस तरह से उनमें वर्गीकरण होता है ऊतकों में कोशिकाओं के आधार पर। अभी हम क्या देख रहे हैं कि उनके संरचना और उनकी अवस्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बाह्य त्वचीय, फिर भरण और फिर संवहनी ऊतक। भरण ऊतक को हम क्या बोलते हैं? मौलिक ऊतक तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, इनमें से जो पहला प्रकार है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। ठीक है, इसी को आपको एग्जाम में लिख के आ सकता है एपिडर्मल ऊतक तंत्र। ये पौधे में सबसे बाहरी आवरण बनाता है, मतलब अगर ये पौधे में तीन चार प्रकार की कोशिकाएं होंगी तो जो सबसे बाहर वाला है इसे हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मल। क्या बोलेंगे? एपिडर्मल। यहाँ मैं आपको मजेदार चीज बताता हूँ, जहाँ कहीं भी बायोलॉजी में वर्ड आ जाए एपी, इसको नोट करके लिख लो। एपी का मतलब क्या होता है? आउटर। हिंदी में क्या होगा? बाहरी। क्या बोलेंगे? बाहरी। ठीक है, तो जहां कहीं भी एपी वर्ड आ जाए मतलब बाहरी। तो यहाँ पे एपिडर्मल है, एपी मतलब बाहर, डर्म मतलब स्किन। तो सबसे बाहर वाली लेयर की बात कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मल टिश्यू। ठीक है, इनमें क्या क्या आता है आपको बस यहाँ पे ध्यान देना है, नोट कर लेना कहीं पे। सबसे पहले क्या आएगा इसमें? स्टोमेटा आएंगे, एपिडर्मल सेल्स आएंगी और ट्राइकोम्स और हेयर्स आएंगी। ये बात आपको ध्यान देने वाली, ट्राइकोम्स और हेयर। आपने अगर मूली ध्यान से देखा हो तो मूली के अंदर आपको दिखेगा कि कुछ जड़ें होती हैं। ठीक है, सिर्फ मूली के अंदर नहीं, सभी जड़ों के अंदर वो मिलता है। तो जो जड़ होती है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर्स। जैसे मान लो कि ये जड़ है, यहाँ पर जो भी कुछ निकला है इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड पे पेन अच्छी नहीं चल रही है। रूट हेयर। अगर यही तने पर हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। ठीक है, तो बात यहाँ तक समझ में आ गई कि रचना और अवस्थिति के आधार पर जो भी पादप कोशिकाएं होती है वो तीन प्रकार की होती हैं। उनमें क्या क्या आते हैं? एपिडर्मल आते हैं, ग्राउंड टिश्यू आती है, वस्कुलर टिश्यू। इनमें क्या बोलते हैं? बाह्य त्वचीय, भरण या मौलिक और संवहनी ऊतक। ठीक है, बाह्य त्वची का एग्जाम्पल क्या है? ट्राइकोम और हेयर्स। हेयर मतलब यहाँ पे रूट हेयर्स है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको अभी डायग्राम में क्या बताया था? क्यूटिकल। आ गया ना क्यूटिकल? देखो, वैक्सी क्यूटिकल
मतलब मोम जैसी संरचना होती है क्यूटिकल की, जो कि कहाँ होती है, एपिडर्मिस का ही पार्ट होती है, एपिडर्मिस उससे कवर्ड होती है, मगर ये क्यूटिकल कहाँ पे अनुपस्थित होते हैं, रूट्स में। कहाँ अनुपस्थित होते हैं, रूट्स में। तो ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इतनी बातें नोट कर ली होंगी आपने, नहीं की हैं तो अभी वीडियो रिवाइंड करके वापस से जाके देख के इतना टॉपिक नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। एपिडर्मिस किससे कवर्ड होता है, वैक्सी क्यूटिकल से। क्यूटिकल, अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर मोम लगा देंगे, उसमें अंदर से पानी रिस रहा होगा तो वो पानी रिसना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे इस मोम रूपी या मोम की परत का जो क्यूटिकल है, इससे ढके होने की वजह से जो भी प्लांट होता है उसमें वाटर लॉस नहीं होता है या कम हो जाता है। ठीक है, मगर यही क्यूटिकल जड़ों में अनुपस्थित होता है। समझो कि जड़ जब जमीन के अंदर जा रहा है ना, तो अगर इसमें मोम रहा भी होगा तो वो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको मिट्टियों के बीच से जाना पड़ता है, तो वो घिसते घिसते वहां से खत्म हो सकता है। ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो जो भी जड़ होगा, जड़ के अंदर क्यूटिकल अनुपस्थित होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, काम आ सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बोलते हैं कि भैया आपने एपिडर्मल बता दिया, अब ग्राउंड और वस्कुलर भी बता दो। तो अभी के लिए इतना जानो कि जो एपिडर्मल भी नहीं है, जो वस्कुलर भी नहीं है, वो ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है। ठीक है, अब इन दोनों को निकाल दो तो जो बच गया वो सारा का सारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है किसी भी प्लांट के अंदर। ठीक है, तो देखिए, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू। मतलब एपिडर्मिस और संवहनी बंडलों को छोड़कर सभी ऊतक भरण ऊतक का निर्माण करते हैं। किसका, भरण ऊतक का। ठीक है, भरण ऊतक में क्या क्या आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये तीनों किसके प्रकार थे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, सरल ऊतक के। ठीक है, किसके प्रकार थे, सरल ऊतक के। और ये यहाँ पे किसके प्रकार हैं, ग्राउंड टिश्यू के पार्ट हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, और मैंने पीछे आपको बता दिया कि वस्कुलर टिश्यू में जाइलम और फ्लोएम होता है। अब यहाँ पर कुछ खास बातें हैं जो आपको और ध्यान देनी है जाइलम के बारे में और फ्लोएम के बारे में। ठीक है, जाइलम में 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है मुख्य तौर पे, आपको इनके बारे में याद रखना है। तो क्या, पहले को क्या बोलते हैं, जाइलम ट्रैकिड। क्या बोलते हैं, जाइलम ट्रैकिड। ठीक है, दूसरे को क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल। क्या बोलते हैं, जाइलम वेसल। ठीक है, जाइलम वेसल। और फिर क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा। क्या बोलते हैं, जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, आपको यहाँ तक कितने कितने नाम हो गए आप याद करिए, फिर से रिवाइज कर लेते एक बार कि जो भी सभी भी टिश्यूज में क्या क्या होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू और वस्कुलर टिश्यू जो नहीं है वो क्या हो जाएंगे, ग्राउंड टिश्यू। और ग्राउंड टिश्यू में मुख्य तौर पे क्या आ जाएंगे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, उसके बाद जो वस्कुलर टिश्यू है उसमें क्या आ जाएंगे, जाइलम फ्लोएम। जाइलम के 4 पार्ट, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और लास्ट में जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पेन सही चल नहीं रहा। इसी प्रकार से फ्लोएम में भी हम मुख्य तौर पर 4 और कहीं कहीं 5 लिखे होते हैं, तो हम उस 5 तरह के पार्ट्स उसमें पढ़ सकते हैं। किसमें, फ्लोएम में। तो आप डायग्राम ध्यान से देखिएगा, डायग्राम में क्या लिखा है, यहाँ पे देखिए लिखा है सीव प्लेट, सीव ट्यूब, पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। यही इसके प्रकार है। ठीक है, यही इसके प्रकार है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, जैसे यहाँ पे जाइलम में फाइबर था ना, वैसे यहाँ पे फ्लोएम में फाइबर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्लोएम में कितने हो जाएंगे, यहाँ पे भी 4 बना लो। हम सीव ट्यूब और सीव सेल को एक साथ रख ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार की जो कोशिकाएं वो हम क्या बोलेंगे, सीव सेल्स। ठीक है, माफ़ करिएगा यहाँ पे पेन सही से नहीं चल रहा। दूसरा क्या है, पैरेन्काइमा। तीसरा कंपेनियन सेल। ठीक है,
और लास्ट में फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल और फाइबर। देखो ये फाइबर जाइलम में भी है और फ्लोएम में भी है, और पीछे मैंने स्क्लेरेंकाइमा बताया, स्क्लेरेंकाइमा फाइबर ही होते हैं बेसिकली। तो ये वाली कोशिकाएं तो डेड हो गई भैया, ठीक है, ये वाली कोशिकाएं तो डेड हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, आज का हमारा प्लांट टिश्यू हो गया, अब कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि प्लांट टिश्यू के अंदर सवाल में क्या पूछा है, द एक्टिवली डिवाइडिंग प्लांट टिश्यू, ठीक है। ऐसा कौन सा टिश्यू है जो लगातार बढ़ता रहता है या सक्रिय रूप से विभाजन होता है। तो मैंने आपको मेरिस्टेमेटिक का दूसरा नाम क्या बताया था, विभाजी ऊतक। क्या बताया था मेरिस्टेमेटिक का दूसरा नाम, विभाजी ऊतक बताया था ना। तो इस विभाजी ऊतक में हम सीधे लगा दो ऑप्शन बी कि सबसे सक्रिय रूप से कौन बढ़ता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बढ़ता है, ठीक है। दूसरा सवाल, जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मैंने अभी बताया जाइलम और जल, इन दोनों का आपसे कॉम्बिनेशन बना था ना, ज से जाइलम, ज से जल। तो यहाँ पे कहीं पानी है, हाँ, पानी का परिवहन या जल का परिवहन, ठीक है। तो जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, विच प्लांट टिश्यू इज डेड एट मैच्योरिटी एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक। कौन सा पादप ऊतक परिपक्वता पर मृत हो जाता है और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या फ्लोएम, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे क्या है कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा ये दोनों जीवित होते हैं। कैसे होते हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर, ठीक है। ये कैसे होते हैं, जीवित, ठीक है। मगर स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा कैसा होता है, मृत या फिर डेड। इसलिए मैंने बताया था ना कि मूंगफली के छिलकों पे, नारियल के छिलकों पे मृत कोशिकाएं होती हैं या मृत ऊतक होते हैं, जो किससे बने होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा से, ठीक है। यहाँ पे भी ये सवाल हो गया हमारा। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। ढेर सारे सवाल लाया मैं आपको, अच्छे तरह से करते चलिए, ठीक। द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम से कुछ याद आया, फूड, फ से फूड और फ से फ्लोएम, ठीक है। फ से फूड और फ से फ्लोएम। तो फूड दिखा, हाँ भैया भोजन का परिवहन करता है या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है। ये किसका कार्य हो गया मुख्य तौर पे, फ्लोएम का। तो फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, भोजन का परिवहन। किसके अंदर, इंसानों के अंदर नहीं, पादपों के अंदर या फिर पौधों के अंदर, ठीक है। तो पौधों के अंदर संवहनी ऊतकाएं ऊतक होती हैं। संवहनी ऊतक का प्रकार होता है जाइलम फ्लोएम। उनमें से दूसरा वाला पार्ट फ्लोएम की बात यहाँ पे पूछ रहा था हमसे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, एरेनकाइमा, ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा डिटेल में पीछे, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। तो एरेनकाइमा हेल्प प्लांट्स इन, सीधे सी बात है, बियॉन्सी, उत्प्लावन। मैंने बताया था कि ये जल है मान लो, ठीक है। इस जल में कोई बढ़िया सा हमारा एक पौधा है, अगर उसमें एरेनकाइमा नहीं होता तो ये बेचारा डूब जाता पानी के अंदर। मगर अगर एरेनकाइमा, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा और ये इस तरह से तैरता रहेगा जल के ऊपर। इसी तैरने को हम क्या बोलते हैं, इसके ऊपर बोलते हैं उत्प्लावन। क्या बोलते हैं, उत्प्लावन, ठीक है। तो ये जलीय पौधों में सबसे खास बात होती है, जिसकी वजह से वो तैर पाते हैं पानी के ऊपर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, किसके किसकी वजह से कर पाते हैं ऐसा, एरेनकाइमा की वजह से। एरेनकाइमा में जो अंतर कोशिकीय स्थान होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। ये स्थान ज़्यादा होता है, तो इसके अंदर क्या भरा रहता है, वायु। इसके अंदर क्या होती है, वायु, जिसकी वजह से ये जो पौधे होते हैं वो जल में तैर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा सवाल है, द वैक्सी लेयर, पौधों के एपिडर्मिस पर मोम की परत को क्या कहा जाता है, बता दो। मोम की परत याद है ना, मैंने बोला था ये अगर इस तरह से स्टेम है तो इसके सबसे ऊपर एक परत मिलती है हमें जो मोम की होती है, जिससे इसका मुख्य कार्य क्या होता है, वाटर लॉस को कम करना। किसको कम करना भैया, वाटर लॉस को। अच्छा यहीं पे एक समस्या, वाटर लॉस किस प्रक्रिया से होता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं,
ट्रांसपायरेशन। ठीक है, ट्रांसपायरेशन के केस में जो स्टोमेटा होता है ना, ये कुछ इस तरह से मान लो स्टोमेटा है। ठीक है, स्टोमेटा में यहाँ से इसका स्टोमा बोलते हैं इसको, स्टोमा से पानी या H2O रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। मगर अगर क्यूटिकल उपस्थित है, अगर क्यूटिकल उपस्थित है तो यही ट्रांसपिरेशन की जो दर है, जो रेट है ट्रांसपिरेशन की, ये कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। अच्छा, जब स्टोमेटा बनाए हो तो थोड़ी सी और बातें बता देता हूँ। स्टोमेटा में ये दोनों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, क्लोरीन कायमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। देखो क्लोरीन कायमा आ गया ना, याद तो करो, हरे रंग से मैंने कुछ लिखा था, क्लोरीन कायमा और क्लोरोफिल। तो क्लोरीन कायमा को अगर पूछा जाए किस तरह का पैरेन्काइमा या इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, तो हम क्या बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। नहीं, आगे देखिए, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये मजेदार चीज़ है, मैंने पीछे नहीं बताया था। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैम्बियम। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। जो मैंने बोला था ना, लैटरल मेरिस्टेम था ना, यहीं पर कैम्बियम का रोल आता है। ठीक है, उसी का एक प्रकार होता है। द टिश्यू दैट फॉर्म द बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी। सबसे ज़्यादा क्या उपस्थित होता है, पैरेन्काइमा। मैंने बोला था ना ये, या अगर ये तीनों ऑप्शन में होता है ABC तीनों, तो आप तीनों सही करते, क्योंकि भरड़ ऊतक के प्रकार होते हैं। मगर उसमें से सबसे ज़्यादा कौन होता है, पैरेन्काइमा। तो हमारा सही उत्तर क्या है यहाँ पे, पैरेन्काइमा किसी भी पादप शरीर का अधिकांश भाग बनाता है। ठीक है। अच्छा, गार्ड सेल्स आ गए, पीछे मैंने अभी बताया था आपको स्टोमेटा के अंदर। ठीक है, गार्ड सेल्स का काम क्या होता है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल, स्टेरेनकाइमा सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम कॉलेनकाइमा बिकॉज। देखो मैंने भी बताना है कि पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा ये दो जीवित होते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा निर्जीव होता है या फिर मृत ऊतक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे मृत नहीं पूछा है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, आर लिविंग एट मैच्योरिटी। गलत, ये जीवित नहीं है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नहीं, वो तो क्लोरेनकाइमा में था। फाउंडिंग ग्रोइंग लीव्स, नहीं, ये मेरिस्मेटिक होता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हैव थिक लिग्निफाइड वॉल्स। इनके अंदर लिग्निन की दीवारें होती हैं जो मोटी होती है, तो मोटी लिग्निफाइड दीवारें होती हैं। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा के लिए। ठीक है, तो आज का क्लास अपना यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा PDF। मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं उस ग्रुप में इस PDF को पेस्ट कर दूंगा, और वहाँ पे आप इसको आराम से पा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद।